नमस्ते। और आज की इस गहन विश्लेषण में बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो मतलब जो हर दिन हमारे जीवन को किसी न किसी तरह से प्रभावित करता है। हाँ, बिल्कुल, हर एक नागरिक को। सही कहा। आज का हमारा विषय है भारत का वो इंजन जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश को चलाता है, यानी हमारी भारतीय संसद। और इस पूरी चर्चा के लिए ना हमने एक बहुत ही बेहतरीन स्रोत का सहारा लिया है। आज के हमारे जो नोट्स हैं, वो डायमंड एकेडमी 245 के शिक्षक राकेश कुमार जी की एक बहुत ही डिटेल प्रेजेंटेशन पर आधारित है। बिल्कुल। और आज का हमारा जो मिशन है वो सिर्फ कुछ राजनीतिक शब्दों को रटना नहीं है। एकदम नहीं। मतलब हमारा मकसद ये समझना है कि 140 करोड़ लोगों के इस देश का जो ये सिस्टम है वो असल में काम कैसे करता है। हाँ, क्योंकि जब हम संसद शब्द सुनते हैं ना, तो अक्सर दिमाग में सिर्फ एक वो बड़ी सी गोल इमारत या अब वो नई वाली इमारत की तस्वीर आती है। या फिर टीवी पर बहस करते हुए नेता। सही कहा। लेकिन ये सिर्फ ईंट पत्थर या बहस की जगह नहीं है। ये वो जगह है जहां देश का भविष्य तय होता है। और जब हम 140 करोड़ लोगों की बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल यहीं से उठता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र में असली ताकत मतलब पावर वो तो जनता के पास होती है। बिल्कुल जनता के ही पास होती है। लेकिन अब व्यावहारिक रूप से देखा जाए तो 140 करोड़ लोग एक साथ एक कमरे में बैठकर देश के लिए रोज फैसले तो नहीं ले सकते। ये तो पूरी तरह से असंभव है। हम्म यहीं पर तो प्रतिनिधित्व या कह ले रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट आता है। बचपन में वो स्कूल में हमें समझाने के लिए एक उदाहरण देते थे ना। कौन सा? वो क्लास मॉनिटर वाला? हाँ, वही क्लास मॉनिटर वाला, कि कैसे पूरी क्लास के बच्चे मिलकर अपना एक मॉनिटर चुनते हैं जो फिर प्रिंसिपल के सामने पूरी क्लास की बात रखता है। तो संसद को भी हम इसी तरह देख सकते हैं। बिल्कुल। बस राष्ट्रीय स्तर पर ये प्रक्रिया बहुत बड़ी और जटिल हो जाती है। जनता वोट देकर अपने प्रतिनिधि चुनती है और फिर वो प्रतिनिधि संसद में जाकर देश के लिए कानून बनाते हैं। मतलब ये एक तरह से किसी खेल के हेडक्वार्टर जैसा है जहां पूरे देश को चलाने के नियम तय होते हैं, नए कानून बनते हैं, पुराने बदले जाते हैं। सही कहा। ये देश की सर्वोच्च विधायी संस्था है। अब अगर संसद की संरचना की बात करें तो हमारे स्रोत में इसे बहुत अच्छे से समझाया गया है। अक्सर लोग सोचते हैं कि संसद का मतलब सिर्फ लोकसभा है जहां प्रधानमंत्री बैठते हैं। हाँ, ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। लेकिन असल में संसद एक त्रिमूर्ति की तरह है। ये तीन बहुत ही अहम हिस्सों से मिलकर बनी है। लोकसभा, राज्यसभा और भारत के राष्ट्रपति, इन तीनों के बिना संसद का काम हो ही नहीं सकता। तो पहले लोकसभा की बात करते हैं। इसे निचला सदन या जनता का सदन भी कहा जाता है। क्योंकि इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं और इसका कार्यकाल आमतौर पर 5 साल का होता है। मतलब जैसे माता पिता ने वोट दिया और अपने किसी नेता को दिल्ली भेज दिया। एकदम सही उदाहरण है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश की जो सरकार होती है ना, वो इसी लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है। सरकार बनाना और गिराना सब यहीं तय होता है। बिल्कुल। लेकिन फिर ये राज्यसभा क्या है? मतलब जब जनता ने अपने लोग लोकसभा में भेज दिए तो राज्यसभा की क्या जरूरत है? इसे राज्यों का सदन या उच्च सदन क्यों कहते हैं? ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, भारत राज्यों का संघ है। लोकसभा में तो सीधे जनता के प्रतिनिधि आते हैं, लेकिन राज्यसभा देश के अलग अलग राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। अच्छा, तो ये राज्यों के हितों की रक्षा के लिए है। हाँ, और राज्यसभा की एक और बहुत खास बात है, ये एक स्थायी सदन है। स्थायी मतलब ये कभी भंग नहीं होती। कभी नहीं। लोकसभा तो 5 साल में भंग हो जाती है, लेकिन राज्यसभा हमेशा चलती रहती है। हर 2 साल में इसके बस 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं और उनकी जगह नए आ जाते हैं। ये तो बिल्कुल किसी स्कूल की टीचर्स काउंसिल की तरह हो गया जो कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। बस पुराने टीचर्स जाते हैं और नए आते रहते हैं। बहुत सटीक उदाहरण है। ये निरंतरता बनाए रखती है। अब इस त्रिमूर्ति के तीसरे हिस्से पर आते हैं, राष्ट्रपति। मतलब ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है कि राष्ट्रपति का संसद से क्या लेना देना, वो तो रोज वहां बहस करने जाते नहीं है। वो रोज कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेते, लेकिन राष्ट्रपति संसद का बहुत ही अभिन्न अंग है। वो कैसे? क्योंकि संसद का मुख्य काम क्या है? कानून बनाना। हाँ। और कोई भी नया विधेयक या बिल तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर ना हो जाए। मतलब जैसे फाइनल रिपोर्ट कार्ड पर प्रिंसिपल के साइन होना जरूरी है, वैसे ही। बिल्कुल। और सिर्फ इतना ही नहीं, संसद के जो सत्र बुलाने का अधिकार है, वो भी सिर्फ राष्ट्रपति के पास ही होता है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो संसद में बैठते हैं। सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जी, एमपी। ये सांसद अपने अपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं को वहां उठाते हैं। जैसे कहीं नया रेलवे स्टेशन चाहिए या नेशनल हाईवे बनवाना है।
और इन्हें चुनने की जो प्रक्रिया है वो भी दुनिया में अपने आप में एक मिसाल है। भारत में चुनाव कराने की पूरी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी चुनाव आयोग की होती है। अभी 2024 के जो आम चुनाव हुए, वो इसका सबसे ताजा और बड़ा उदाहरण है। 18 साल या उससे ऊपर के करोड़ों भारतीयों ने ईवीएम का बटन दबाकर अपनी सरकार चुनी। इतनी बड़ी आबादी का शांतिपूर्ण तरीके से वोट करना सच में बहुत बड़ी बात है। अच्छा, एक बात बताइए, सत्र की बात हो रही थी अभी, क्या संसद साल भर लगातार काम करती है? नहीं, साल भर लगातार काम नहीं होता। इसके कुछ खास समय तय होते हैं जिन्हें सत्र या सेशन कहते हैं। जैसे स्कूल के अलग अलग टर्म्स होते हैं। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। मुख्य रूप से संसद के 3 सत्र होते हैं। सबसे पहला है बजट सत्र, जो जनवरी से अप्रैल तक चलता है। इसमें देश का बजट पेश होता है। हाँ, फिर बारिश के मौसम में आता है मानसून सत्र, जो जुलाई और अगस्त में होता है। और फिर सर्दियों में नवंबर दिसंबर के आसपास शीतकालीन सत्र होता है। और जब ये सत्र चल रहे होते हैं, तो संसद के अंदर पूरे दिन की दिनचर्या कैसी होती है? मतलब डेली रूटीन क्या होता है? दिन की शुरुआत होती है एक बहुत ही अहम प्रक्रिया से, जिसे प्रश्नकाल या क्वेश्चन आवर कहते हैं। प्रश्नकाल, जहां सांसद मंत्रियों से तीखे सवाल पूछते हैं। बिल्कुल, और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ मंत्री जवाबदेह होते हैं। मान लीजिए किसी सांसद ने स्वास्थ्य मंत्री से पूछ लिया कि पिछले 2 साल में कितने नए अस्पताल बने हैं। तो मंत्री जी को वहां खड़े होकर पूरा हिसाब देना पड़ता है। एकदम, उन्हें आंकड़ों के साथ जवाब देना होता है। और इसके तुरंत बाद क्या होता है? प्रश्नकाल के तुरंत बाद आता है शून्यकाल यानी 0 आवर। ये नाम बड़ा दिलचस्प है, शून्यकाल। ये भारत की अपनी खोज है। इसमें सांसद बिना किसी पूर्व सूचना के देश के जो बहुत ही जरूरी और तत्कालीन मुद्दे हैं उन्हें उठाते हैं। इसके बाद फिर चर्चा और बहस शुरू होती होगी। हाँ, नीतियों पर और नए बिलों पर विस्तार से बहस होती है। अब जब बिल की बात आई गई है, तो ये जो कानून बनने का सफर है, इसे थोड़ा समझते हैं। हमारे नोट्स में से बहुत अच्छे से बताया गया है। ये एक पूरी प्रक्रिया है। कोई भी नया कानून रातों रात नहीं बन जाता। एक कहानी की तरह है ये तो। हाँ, सबसे पहले संसद में एक प्रस्ताव आता है जिसे विधेयक या बिल कह रहे हैं। जैसे मान लीजिए स्कूल की टीचर्स मीटिंग में बच्चों की नई ड्रेस का प्रस्ताव आया। हाँ, फिर उस प्रस्ताव पर लंबी चर्चा होती है दोनों सदनों में, और हमारे नोट्स बताते हैं कि इसे 3 चरणों से गुजरना पड़ता है, जिन्हें वाचन कहते हैं। पहला वाचन, दूसरा वाचन और तीसरा वाचन। इसमें बिल के एक एक शब्द पर बारीकी से बात होती है। और फिर इसके पक्ष या विपक्ष में मतदान होता है यानी वोटिंग होती है। और जब दोनों सदन इसे पास कर देते हैं, तब अंत में ये राष्ट्रपति के पास जाता है। उनकी मोहर लगने के बाद ही ये बिल कानून बनता है। लेकिन क्या सारे विधेयक एक ही तरह के होते हैं? नहीं, विधेयकों के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे एक तो हो गया साधारण विधेयक, जो किसी भी आम कानून के लिए होता है। और एक धन विधेयक भी होता है ना, मनी बिल। हाँ, धन विधेयक, ये बहुत खास है। ये केवल टैक्स और खर्चों से जुड़ा होता है। और ये सिर्फ लोकसभा में ही पेश होता है? बिल्कुल, इसे ऐसे समझिए जैसे परिवार का महीने का बजट होता है ना, जहाँ ये तय होता है कि पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ खर्च होगा। और क्योंकि जनता का पैसा है, इसीलिए सीधे जनता द्वारा चुने गए लोग ही इस पर फैसला लेते हैं। एकदम सही। और इसके अलावा एक और होता है, संविधान संशोधन विधेयक। ये तब आता होगा जब संविधान में ही कोई बदलाव करना हो। हाँ, और इसकी प्रक्रिया और भी ज्यादा जटिल और सख्त होती है। तो इस पूरी चर्चा से एक बात तो बहुत साफ हो जाती है। क्या? यही कि संसद का असली महत्व सिर्फ कानून बनाना नहीं है, ये लोकतंत्र को मजबूत रखने का एक सिस्टम है। बिल्कुल, ये सुनिश्चित करती है कि देश की पूरी ताकत किसी एक इंसान के हाथ में ना चली जाए। चेक एंड बैलेंस बना रहे हैं। सरकार अपनी मर्जी से पैसा नहीं खर्च कर सकती। उसे संसद के जरिए जनता को जवाब देना ही पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि संसद वो मंच है जहां एक गरीब से गरीब व्यक्ति की समस्या भी देश के सबसे बड़े स्तर तक पहुंच जाती है। मतलब कोई योजना अगर फेल हो रही है तो मंत्रियों को सवालों का सामना करना ही पड़ेगा। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। तो आज हमने भारतीय संसद के इस पूरे इंजन को समझा, कैसे इसकी संरचना है, राष्ट्रपति का रोल क्या है और एक बिल कैसे कानून का रूप लेता है, और कैसे ये पूरी व्यवस्था जनता के प्रति जवाबदेह है। लेकिन अब अंत में मेरे मन में एक विचार आ रहा है, एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबको सोचना चाहिए। वो क्या है? देखिए, आज हमने देखा कि 140 करोड़ लोगों की आवाज कैसे हमारे इन चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से काम करती है। जी, लेकिन आज के समय में जैसे जैसे तकनीक और टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बढ़ रही है, लोग सोशल मीडिया के जरिए सीधे अपनी आवाज उठा रहे हैं। ये तो है।
तो सोचने वाली बात यह है कि क्या भविष्य में लोकतंत्र और संसद की कार्यप्रणाली का ये जो पारंपरिक तरीका है, क्या ये किसी नए और ज्यादा सीधे मतलब डायरेक्ट रूप में बदल जाएगा? ये बहुत ही गहरा सवाल है। तकनीक सच में बहुत कुछ बदल रही है। बिल्कुल। क्या पता भविष्य में हमें प्रतिनिधियों की इस तरह जरूरत ही ना पड़े। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। राकेश कुमार जी और डायमंड एकेडमी 245 का बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारी के सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।